नमस्कार, सिटी लाइट देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। डोंगरगढ़ में फर्जी योग बाबा केस में अब अपडेट यह है कि विदेशी लड़कियों के साथ भी इस ढोंगी का कनेक्शन सामने आया है। छापे के दौरान कई फोटोज और वीडियोज मिले हैं। सेक्स टॉय समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। नशीली दवाएं और बड़ी मात्रा में गांजा जब्त किया गया है। तो ढोंगी बाबा देखिए कैसे इसके कमरे से नशीले इंजेक्शन, 2 किलो गांजा, सेक्स टॉय, ये सब बरामद किया गया था। योग के नाम पर यह ऐसा गोरख धंधा यहां पर चलाता था जिसका खुलासा, जिसका पर्दाफाश आज हुआ है। सोशल मीडिया पर मजाक बने 90 डिग्री मोड़ वाले भोपाल के ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐशबाग आरओबी के निर्माण कार्य में हुए टेक्निकल फॉल्ट को ठीक किया जाएगा और टेक्निकल फॉल्ट के जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने आगे कहा कि टेक्निकल फॉल्ट दूर करने के बाद ही ब्रिज का लोकार्पण किया जाएगा। मामले में कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि जनता की कमाई का पैसा किस तरह बहाया जाता है, इसका उदाहरण है ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज। बताया गया कि 90 डिग्री का ब्रिज बना है जी। 90 डिग्री के ब्रिज के मामले में हमने कहा ये 2022 से बन रहा था और अभी लोकार्पण भी नहीं हुआ, निर्माणाधीन है। ऐसे में वो जहां से करवाया, मैंने अधिकारियों से कहा, माननीय मंत्री से भी कहा कि ये जो आपत्ति आई है उसको वास्तव में किसी की दुर्घटना ना हो, इसलिए उसको सुधारा भी जाए और जिनने गलती की उन पर कार्रवाई भी की जाए। कि टैक्स पर का पैसा, जनता की गाड़ी कमाई के पैसा पहले इसको बनाने में लगा, फिर उसको डिस्ट्रॉय कराने में लगेगा और फिर नया बनाने में लगेगा और तीनों में कमीशन बाकायदा जारी रहेगा, बदस्तूर जारी रहेगा। ये सिलसिला कब खत्म होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कुछ तो बोलिए। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने पर फिर से सियासत शुरू हो गई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जब ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर बने कानून पर रोक नहीं है तो इसका लाभ परीक्षार्थियों को और परीक्षाओं में क्यों नहीं दिया जा रहा। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 4 जुलाई को है। कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल कह रहे हैं कि कोर्ट ने तीसरी बार कहा है कि 27% ओबीसी आरक्षण से उन्हें को कोई आपत्ति नहीं है। इसके बावजूद एमपी सरकार 27% आरक्षण नहीं दे रही है। इस पर पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण कृषि मंत्री जो हैं कृष्णा गौर, इन्होंने कहा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं। जैसे ही इन मामलों का फैसला आएगा इसके बाद सरकार आगे फैसला लेगी। भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र सामने आ गया, असली चेहरा सामने आ गया। दिखावे की बात करती है लेकिन ओबीसी का भले का काम नहीं करते। तो भलाओ कमलनाथ जी का, जिन्होंने 27% आरक्षण करके गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो लेट लतीफी के कारण आज तक नहीं मिला और कहते हैं कोर्ट के कारण नहीं मिल पा रहा। अब कोर्ट ने कह दिया, अब किसका बहाना बनाओगे। हम भी इस पक्ष में हैं, लेकिन बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी है। जब तक उन सारी याचिकाओं का निराकरण नहीं हो जाता तब तक सरकार कोई फैसला कैसे ले सकती है। और चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले लेगा हम उस दिन इस प्रदेश में लागू कर देंगे। एमपी में बीजेपी आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस मना रही है। सीएम हाउस में लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मीसाबंदियों के लिए कई घोषणाएं की। फ्री इलाज के लिए 70 साल से ऊपर के लोकतंत्र सेनानियों को आयुष्मान कार्ड देने की घोषणा की। कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र सेनानियों को इलाज के लिए बड़े अस्पताल या शहर जाने के लिए एयर एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। रोजगार संबंधी योजनाओं में पात्रता पाए जाने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और हरियाणा के पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि संविधान के हत्यारे संविधान बचाने की बात करें तो ये कैसे सहेंगे। कांग्रेस के अतीत के साथ लोकतंत्र के विरोधियों से हम सब निपटते रहेंगे। राज्य की बेहतरी के साथ, राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिला के हमारी सरकार चले तो हमने लोकतंत्र सेनानियों के लिए भी जो पीएम श्री एम्बुलेंस सुविधा जो बाकी लोगों के लिए है
उनके लिए भी विशेष रूप से आयुष्मान कार्ड बनाकर देने की मैंने घोषणा की है। अलग अलग प्रकार की शासन की योजनाओं के दरमियान भी उनको भी इसका लाभ दिलाया जाएगा। मैं इतना कह सकता हूं, इस आपातकाल के दौरान लगभग 46 से अधिक अध्यादेश जारी किए कि संशोधन के माध्यम से संविधान को शिथिल कर दिया, प्रेस की आज़ादी समाप्त हो गई और लोगों को बोलने के भी अधिकार समाप्त कर दिए। एमपी को एक नई ट्रेन की सौगात मिली है। ये ट्रेन साप्ताहिक ट्रेन है जो हर हफ्ते ग्वालियर से बेंगलुरु तक चलेगी। गुरुवार शाम को ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कई जो नई स्पेशल ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव भी जुड़े। इस दौरान एक खास नज़ारा भी देखने को मिला। ट्रेन की स्लीपर क्लास में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर तक सफ़र किया। इस खास मौके पर हमारे संवाददाता नासिर गौनी ने उनसे बातचीत की है, सुने। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर से ग्वालियर को एक बड़ी सौगात दी है। ग्वालियर से बेंगलोर के लिए सीधे ट्रेन अब ग्वालियर के लिए मिल रही है और आप देख सकते हैं कि उस ट्रेन में खुद वो सफ़र कर रहे हैं। A2 में उनका रिजर्वेशन था लेकिन वो स्लीपर में है, यानी कि सबके साथ में है और उमस बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी ये सर क्या कहेंगे, इतनी बड़ी सौगात और सफ़र स्लीपर में आपको सफ़र कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है कि नहीं? आनंद तो बहुत आ रहा है। मुझे भी आज AC कोच में भेजा गया था। मैंने कहा AC कोच नहीं, मैं सामान्य कोच में जाऊंगा। आपके साथ चर्चा करने के बाद सभी के साथ, यात्रियों के साथ भी चर्चा करूंगा। आज इस ट्रेन में ग्वालियर से करीब 210 यात्री पहले इनॉग्रल ट्रेन की राइड में इस ट्रेन पे चढ़े हैं बेंगलुरु के लिए, जो सामान्य तौर पर एक संकट की एक यात्रा होती थी। ग्वालियर और पूरे संभाग का हर वासी को या तो कोटा जाना पड़ता था या बीना जाना पड़ता था या भोपाल जाना पड़ता था और फिर वहाँ से 8-10 घंटे इंतज़ार करके कनेक्शन लेना पड़ता था बेंगलुरु के लिए। वो कनेक्शन भी 30-40 घंटे लगती थी। आज सुगमता से वो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के आशीर्वाद से आज सीधा ग्वालियर से बेंगलुरु करीब 30 घंटे में पहुंच पाएगा। तो एक दिन का सफ़र हर एक नौजवान शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए बेंगलुरु जा पाएगा। हर एक माता पिता अपने बच्चों को देखने के लिए बेंगलुरु जा पाएंगे और ये ट्रेन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ खाली हाथ वापस नहीं आएगा। ग्वालियर के लिए निवेश लेके बेंगलुरु से वापस लाएगा, जो हमारा सिलिकॉन वैली है उस क्षेत्र से। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो ग्वालियर वासियों को गुरुवार को एक बड़ी सौगात मिली। ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हो गई है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनरल जो बोगी होती है वहां पर सफर किया। साथ ही उनका इस ट्रेन में एक अनोखा अंदाज भी देखने को मिला है। आम यात्रियों के बीच सफर करते हुए उन्होंने मशहूर फिल्मी गाना सुहाना सफर और ये मौसम हसी गुनगुनाया है। सुने आप एक बार। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। और उसके बाद क्या है? हेलो जहाँ जा रहे हो? मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभ समझाने और इसके प्रोत्साहन के लिए स्पेशल अभियान चला रही है। जबलपुर के मानस भवन में एक चौपाल प्राकृतिक खेती के नाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए। रासायनिक खेती को बड़ा पाप बताया। DAP, यूरिया, कीटनाशकों से तैयार अनाज हमारे शरीर में धीरे धीरे कैसे जहर घोल रहे हैं, जिससे छोटी उम्र में दिल का दौरा पड़ रहा है, कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। CM डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि मंत्री कंसाना से कहा कि जैविक खेती को लेकर तुरंत योजना तैयार करें ताकि मध्य प्रदेश में इसका एक बड़ा मजबूत मॉडल खड़ा किया जा सके। आज भी जो आप खेती करते हो ना रासायनिक, ऐसे सूक्ष्म जीवाणु अब भी धरती में हैं जो इस यूरिया को खा के पौधे के भोजन बनाने में काम करते हैं। लेकिन जब वो भी सूक्ष्म जीवाणु खत्म हो जाएंगे तो आपका यूरिया DAP भी कुछ नहीं कर पाएगा। आने वाली पीढ़ियां मेरे और आपको माफ नहीं करेंगी। क्योंकि बड़े पैमाने पे भी प्राकृतिक खेती पूरे देश में कहीं की जाती तो सबसे ज्यादा संख्या में हमारे मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती होती है। ये आंकड़ा अपने पास है। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में
हमारी मंडियों में भी 2 तरह के उपार्जन की व्यवस्था बनाएंगे और विक्रय की व्यवस्था भी करेंगे, ताकि हमारे किसानों को जो प्राकृतिक खेती के आधार पर लाते हैं उनको वैसा महत्व मिले, उनको अलग से ये कठिनाई नहीं आए कि वो गेहूं में गेहूं एक जैसे ही गेहूं, अब वो तो क्या करे उसमें 6000 ने 2400-2600, तो उनको अपने जो मूल महत्व है उस तरह से वो जाना जाए। इस सारे प्रबंधन को करने के लिए आपके मौजूदगी में हम आपको आश्वस्त भी करते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने बैठक की और इसमें कई नेताओं और पदाधिकारियों को फटकार लगाए जाने की खबर भी मिली थी। दरअसल पायलट अलग अलग बैठकों में विधायक, जिलाध्यक्षों और सभी संगठनों के अध्यक्षों को खरगे की सभा में अधिक से अधिक भीड़ लाने का टारगेट दे रहे थे। इसी दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि अगर व्यवस्था हो जाए तो अधिक संख्या में युवा कांग्रेसी भी आ सकते हैं। इस पर सचिन पायलट ने उन्हें डांटते हुए कहा कि सभी अपनी व्यवस्था से बुलाएं। इसी तरह विधायक देवेंद्र यादव को वरिष्ठ नेताओं को सूचना दिए बगैर दिल्ली में युक्तियुक्तकरण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर डांट पड़ी है। सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के पदाधिकारी मनी वैष्णव से उनके परफॉर्मेंस को लेकर सवाल किया गया, तो वहीं डॉक्टर राकेश गुप्ता को इसीलिए फटकार लगी कि वो मनी वैष्णव को बता रहे थे कि उन्हें क्या करना है। इस पर कांग्रेस की पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने कहा कि प्रदेश प्रभारी ने जहां संगठन के काम की तारीफ की है तो वहीं कुछ खामियों पर भी ध्यान दिलाया है। इधर बीजेपी के विधायक सुनील सोनी ने कांग्रेस की बैठक पर तंज कसा है। हम लोगों ने आने वाले 1-2 दिन में हम प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाने वाले हैं। दोनों संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, इसमें प्रदेश के बड़े वरिष्ठ नेता भी रहेंगे और सभी हमारे जिलाध्यक्ष और विधानसभा स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी जाएगी और खुद में उनसे उत्साह है और एक बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के साथ ही एनएसयू के साथ ही पहुंचेंगे। गलतियां कमियां जिसकी रहे उसको घर के मुखिया न बताएं तो गलतियां लगातार होती रहेंगी। तो सचिन पायलट जी ने हम में क्या कमियां हैं, हम में क्या चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को उन्होंने बड़े खुलकर बात कही और एज ए फ्रेंडली बात करते हैं। वो 5 साल डिफाल्टर रहे जिनका काम नहीं हुआ उसको डांट फटकार कर रहे हैं, ऐसा आम चर्चा के अंदर में है। कांग्रेस के अंदर इसको लेके भारी आक्रोश भी है कि सचिन पायलट जो है जब सरकार थी तब दिखे नहीं और जो लोग पैसा खा रहे थे उनको डांटने की बजाय जो है वो आम लोगों को डांट रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा स्थित मैनपाट में बीजेपी के सांसदों और विधायकों का प्रशिक्षण शिविर 7 से 9 जुलाई को होने वाला है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि उद्घाटन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और समापन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर का लाभ बीजेपी के सांसद और विधायकों के साथ ही पार्टी संगठन को मिलेगा। कहा कि बीजेपी में समय समय पर प्रशिक्षण शिविर होते रहते हैं जहां पार्टी की रीति नीति और विचारधारा पर चर्चा होती है। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा पर अरुण साव ने कहा कि जिनके नाम से कांग्रेस सभा कर रही है, जब सत्ता में रहते हैं तो उन्हीं के साथ अन्याय करते हैं। राज्य में 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण पार्टी के विधायक और सांसद इनका होना निर्धारित के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और अन्य जो बड़े नेता हैं जो उस समय उपलब्ध हो सकेंगे आएंगे। निश्चित रूप से उनके आने का लाभ हम सबको मिलेगा। कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहती है तो इन्हीं वर्गों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम करती है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने राहुल गांधी पर तंज कसा। कहा कि राहुल गांधी अक्सर कोई मुद्दा उठाते हैं और फिर भाग जाते हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी चुनाव हार जाने के बाद राहुल गांधी ने ईवीएम और आयोग पर सवाल उठाए हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव का यह बयान चुनाव आयोग के बुलावे पर राहुल गांधी के लिखे पत्र पर आया है। बीते दिनों राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल खड़ा किया था, जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने उन्हें चर्चा के लिए आमंत्रित किया, लेकिन चर्चा के लिए जाने की बजाय उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मतदाताओं को डिजिटल सूची और चुनाव की वीडियोग्राफी फुटेज मांग लिए थे। देखिए, राहुल गांधी हमेशा इसी तरह का मुद्दा उठा के मुद्दे से भागने का काम करते हैं। तो जब कोई निर्णय कांग्रेस के अनुकूल नहीं होता है तो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना कांग्रेस की आदत बन गई है। देश की सेना से जो प्रश्न पूछें, देश के सेना के कामों पर क्वेश्चन मार्क करें, उस राजनीतिक दल के बारे में, उस पार्टी के नेताओं के बारे में क्या कहें।
इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान शिवराज ने कहा कि देश भर में करीब 16,000 किसान वैज्ञानिक सक्रिय हैं जो खेती में लगातार नए प्रयोग कर रहे हैं। शिवराज ने कहा कि अब लैब और लैंड को जोड़ने की जरूरत है। वैज्ञानिक अनुसंधान केवल कागजों तक सीमित न रहे बल्कि सीधे किसान के खेत तक पहुंचे। नेशनल सोयाबीन संस्थान में आज आए हैं और आज देश के टॉप के साइंटिस्ट कृषि वैज्ञानिक आज यहाँ पे हैं। एक है उत्पादकता की, पर हेक्टर या पर एकड़ उत्पादकता कैसे बढ़े, जिसमें सब मिलकर एक दिशा में काम करेंगे किसान के कल्याण के लिए। एमपी सरकार सभी विभागों में जल्द से जल्द पदोन्नति शुरू करने के लिए सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को लेकर मंत्रालय में सभी विभागों के अफसरों के साथ बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने विभाग प्रमुखों से कहा कि पदोन्नति को सर्वोच्च प्राथमिकता दें ताकि 31 जुलाई तक अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो जा सके। कहा कि सरकार की मंशा के मुताबिक कर्मचारी कल्याण को प्रमुखता से लें। बैठक में निर्देश दिए गए कि पहली डीपीसी 31 जुलाई के पहले सभी विभाग कर लें, दूसरी डीपीसी सितंबर से नवंबर के बीच कर लें ताकि दिसंबर 2025 की स्थिति में रिक्त पदों पर पदोन्नति की जा सके। इसके बाद अगले साल सितंबर से नवंबर के बीच दिसंबर 2026 की स्थिति में रिक्त होने वाले पदों के लिए डीपीसी की जाएगी। अगर मामला कोर्ट में पेंडिंग है तो कोर्ट के पुराने नियम से पदोन्नति होगी। भारतमाला परियोजना में अनियमितता को लेकर आरोपियों पर अब शिकंजा कसता ही जा रहा है। बिलासपुर में भू अर्जन और मुआवजा राशि में वितरण में गड़बड़ी करने वाले तत्कालीन तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जांच में शिकायत की पुष्टि होने के बाद अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आपको बता ही दें कि भारतमाला परियोजना के तहत NH 130A बिलासपुर उर्गा मार्ग में ग्राम ढेंका में भू अर्जन की कार्रवाई में अनियमितता सामने आई थी। यहां अवार्ड पारित होने के बाद कई टुकड़ों में जमीन का बंटवारा नामांतरण कर दिया गया था। ऐसे 76 खातेदारों की जानकारी सामने आई थी। कलेक्टर के निर्देश पर जिला स्तरीय समिति ने जांच की। 33 खातों के बंटवारा नामांतरण में गड़बड़ी मिली। तत्कालीन तहसीलदार DK उइके, तत्कालीन हल्का पटवारी सुरेश मिश्रा, इन्होंने कूट रचना और हेराफेरी कर नामांतरण बंटवारा कर इसमें गड़बड़ी की थी। ये भी इसकी पुष्टि हुई जांच में। अब इन पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। बंटवारा को लेकर के था, अधिसूचना की जो डेट थी उससे पहले बंटवारा उसमें दिखाया गया था। राजस्व रिकॉर्ड में छिड़कानी की गई थी, उसके आधार पर अभी कार्रवाई की गई। जो जांच रिपोर्ट दी है कमेटी ने, उसमें पाया गया है कि उन लोगों ने इसमें कुछ राजस्व अभिलेखों के साथ कूट रचना की है दस्तावेजों में और इस तरीके से अवैधिक रूप से नामांतरण बंटवारा और अधिक भुगतान किया गया है। इसमें जो तत्कालीन पटवारी हैं उनका नाम है सुरेश कुमार मिश्रा और तत्कालीन जो तहसीलदार हैं उनका नाम है DK उइके। इनके खिलाफ ही अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली ढेर हो गईं। मृतकों की पहचान एरिया कमेटी के मेंबर सीमा और पार्टी मेंबर लिंगे उर्फ रांझू के रूप में हुई है। सीमा पर 5 लाख और लिंगे पर 1 लाख का इनाम घोषित था। मुठभेड़ स्थल से इंसास राइफल, देसी हथियार, विस्फोटक, भारी मात्रा में नक्सली साहित्य बरामद किया गया। पुलिस अधिकारियों ने इसे बड़ी सफलता बताते हुए सर्च ऑपरेशन जारी है, यह सूचना दी है। दो वर्दीधारी महिला माओवादियों की डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई थे। एक इंसास राइफल और एक 315 राइफल भी घटनास्थल से बरामद हुई। दोनों महिला माओवादियों की शिनाख्ती की कार्रवाई अभी जारी है। आसपास इलाका में सुरक्षा बल द्वारा और रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा अभी लगातार एरिया को सर्च की जा रही है। संपूर्ण कार्रवाई के पश्चात और डिटेल जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। उत्तराखंड में हुए भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कई लोग घायल भी हो गए। हादसे में धार के 3 लोग भी शामिल थे, जिसमें धार जिले के राजगढ़ निवासी 42 साल के व्यापारी विशाल सोनी की मौत हो गई। 41 साल की उनकी पत्नी गौरी सोनी अब भी लापता बताई जा रही है। इस हादसे में विशाल सोनी का 10 साल का बेटा पार्थ सोनी, उसे मामूली चोट आने की खबरें मिल रही है। विशाल पिता चांदमल सोनी अपनी पत्नी और 10 साल के बच्चे पार्थ के साथ में अपने टूर पे गए थे और
उस टूर के दौरान उनकी बस गोलतीर रुद्रप्रयाग में खाई में गिर गई। उस बड़ी दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। उनकी पत्नी का भी ढूंढा जा रहा है कि उनके क्या हाल है। मेहर पुलिस ने अपहरण और गैंगरेप की 2 वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने 11 आरोपियों की गिरफ्तारी समेत एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है। 23 जून को अमरपाटन के कुम्हारी गांव में अरविंद लोनी नाम के एक शख्स का बदमाशों ने अपहरण किया था। इस दौरान ग्रामीणों ने अपहरणकर्ताओं के साथ आए युवक को पुलिस को सौंप दिया था। दूसरे तमाम आरोपियों की तलाश शुरू की गई। अरविंद लोनी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सकुशल छुड़ा लिया पुलिस ने। जो खुलासा हुआ पूछताछ में, उसमें अपहरणकर्ता पुष्पेंद्र कुशवाहा ने बताया कि 8 दिन पहले वो अपनी साथी अजय और एक महिला के साथ पहाड़ की तरफ जा रहा था। जंगल में बंटी सिंह और उसके 3 साथियों ने उन्हें लूट लिया, महिला के साथ गैंगरेप किया और इस वारदात के बाद वीडियो वायरल करने की धमकी दी, ब्लैकमेल किया। वीडियो और मोबाइल वापस लेने के लिए 23 जून को पुष्पेंद्र अपने साथियों के साथ कुम्हारी गया, जहां अरविंद लोनी को जबरन साथ लाया गया और इस पूरे घटनाक्रम में अपहरण और लूट की वारदात सामने आई। वो 27 वर्षीय महिला के साथ में ये लोग गए हुए थे गांव में, जंगल में, एक पटरा जंगल में घूमने के लिए गए हुए थे। वहां पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई थी। महिला के साथ भी मारपीट की गई थी और 4 लोगों के द्वारा महिला के साथ दुष्कृत्य किया गया था और उसके जेवर और मोबाइल भी इनके छुड़ा लिए गए थे। इसमें से 8 आरोपीगण गिरफ्तार हो चुके हैं। उसमें जो घटना में प्रयुक्त हुई थी स्कॉर्पियो और 2 मोटरसाइकिल, वो भी जब्त की जा चुकी है। कोरबा में बालको नगर पुलिस थाना के रूमगरा के एक युवक की ओडिशा में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक तबरेज स्थानीय ठेकेदार अरुण पाल और अन्य लोगों के साथ काम करने ओडिशा गया था। 19 अप्रैल को उसकी तबीयत बिगड़ी, मौत हो गई। जानकारी के आधार पर परिजनों ने 24 साल के पुत्र का कफन दफन कर दिया। अब परिजनों को ये बात रह रहकर सता रही थी कि आखिर उसके बेटे की मौत हुई कैसे। कलेक्टर को आवेदन देने के बाद कब्र खोदने का आदेश हुआ। रूमगरा इलाके के मुक्तिधाम से कब्र की खुदाई का काम गुरुवार को होना था, लेकिन दस्तावेजों के अभाव में ये काम कल यानी आने वाले दिन में होगा। मेरा मांग है कि लड़का मेरा मृत्यु कैसे हुआ। ये स्वस्थ था, इसको कोई बीमारी नहीं था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि मर गया, इसी का कारण मैं जानना चाहता हूँ। सागर जिले के पीएचई विभाग में पदस्थ अधिकारी एच.के. कश्यप का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो जिले के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों को अपशब्द और अपमानित करते नजर आ रहे हैं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में एच.के. कश्यप सागर कलेक्टर संदीप जीआर और जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि हाल ही में हुए एक विभागीय बैठक में दोनों अधिकारियों ने उन्हें डांटा था। इसी से नाराज होकर कश्यप अपनी एक निजी बातचीत में ये गुस्सा निकाल रहे हैं। हालांकि किसी ने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब क्या कह रहे हैं साहब कि कलेक्टर की औकात ही क्या होती है। अपने अरे हमारा टाइगर साहब के साथ काम कर रहे हैं, इनकी औकात क्या है? इनकी औकात नहीं है हमारे यार। टाइगर साहब के साथ जिस तरह का काम करते हैं, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम 15 डॉक्टर बना सकते हो? हाँ, अगर 15 लोग डॉक्टर हैं, आपको तो पता है हमारी दोनों भतीजी डॉक्टर, दोनों नवान डॉक्टर, दोनों लड़के हमारे को, हमारे भांजा भांजी को 15 लोग डॉक्टर हैं। दतिया जिले के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के भड़ौल गांव में नहाने गई 5 बच्चियां डूब गईं। 2 की जान ही चली गई, 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस जांच कर रही है। स्कूल से छुट्टी के बाद 5 बच्चे नहाने के तालाब पहुंचे। गहरे पानी में सभी डूबने लगे। 13 साल की जो रोमिका जाटव थी, हिम्मत दिखाते हुए खुद की जान उसने बचाई और 2 बच्चों को भी पानी से सकुशल बाहर निकाला, लेकिन 2 बच्चियां इसमें डूब गई और उनकी मौत हो गई। संध्या दस के सुझाव गोले रपट के सम दसे हमने बचा समा गोले रपटो तो जिस साहब जानी हमारे ऊपर आई, सो हमारे ऊपर आके सो हमने एकदम ऐसे करी। पे खेत हार पे गई थी, वहीं से वो तालाब में नहाने लगी। उनके साथ एक और अनुष्का नाम की लड़की थी, तो प्रज्ञा और संध्या नहाने लगी तो वो तालाब में वो डूब गई। फिर अनुष्का जो उनकी साथी थी, उन्होंने गांव वालों को बुलाया, तब तक निकाला, तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वाड्रफनगर में डोडा चूरा की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को बसंतपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस चेकिंग के दौरान ट्रक छोड़कर ये फरार हो गए।
लेकिन पुलिस ने तकनीकी जांच और सुराग के आधार पर दोनों को राजस्थान से गिरफ्तार किया। अब तक 4 बार डोडा चूरा सप्लाई करने की बात उन्होंने कबूली है आरोपियों ने। बताया जा रहा है कि आरोपी ट्रक के जरिए करोड़ों रुपए के नशे का कारोबार चला रहे थे। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक के मूड़ा गांव में पेड़ों की कटाई पर जमकर हंगामा देखने को मिला। कॉल ब्लॉक के लिए पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे 50 से अधिक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया और लेलुंगा विधायक विद्यावती सिदार भी शामिल हैं। बता दें कि यहां महाजैंको को कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया है और खनन का काम अदानी कंपनी कर रही है। गुरुवार को प्रशासन की मौजूदगी में पेड़ों की कटाई शुरू हुई तो स्थानीय लोगों ने विरोध किया। पूर्व मंत्री और विधायक भी मौके पर पहुंच गए। विरोध को देखते हुए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया और विधायक विद्यावती सिदार समेत 50 से अधिक ग्रामीणों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुद्दे पर कांग्रेस ने कहा है कि पेड़ों की कटाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि एसडीएम का कहना है कि कोल ब्लॉक के लिए 1500 पेड़ों की कटाई की अनुमति मिली है। पूरी प्रक्रिया शासन के आदेश और नियम के मुताबिक की जा रही है। शासन प्रशासन के आदमी के द्वारा जबरदस्ती जो पेड़ का कटाई किया जा रहा है, हम लोग यहाँ शांति व्यवस्था के लिए चर्चा के लिए तैयार हैं और वो जबरदस्ती तानाशाही कर रहे हैं। हम मुड़ा गांव के लोग को कहना है, कुंजेमुड़ा के लोगों का कहना है कि अब जितने भी जंगल कट चुके अब हम पेड़ नहीं कटने देना चाहते हैं। और 3 माह से हम लोग लगातार इस जंगल कटिंग को लेके हम लोग धरना दे रहे थे और अचानक आज पेड़ कटिंग कर रहे हैं। यहाँ कई हजार कम से कम 2-3 हजार जवान यहाँ लगा दिया गया है। केवल तानाशाही रवैया अपनाते हुए जंगल को काट रही है। कोई भी ग्रामीण वहाँ दिख रहा है उसको अरेस्ट कर रही है। एक तरफ माँ के नाम पिता के नाम एक पेड़ लगाने की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी इसमें पूरी ताकत से लड़ेगी और जब तक ग्रामीणों को उनका हक नहीं मिलेगा उनके के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके संघर्ष में शामिल रहेगी। 1500 पेड़ों की हमको अभी जानकारी दी गई है। प्रॉपर नियमानुसार आदेश हुआ है और उसकी कटाई हो रही है वृक्षों की। तो रायगढ़ में उद्योगों के नाम पर हरे भरे पेड़ों की कटाई हो रही है और उसको लेकर लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। और ये जो तस्वीर है वो तमनार ब्लॉक के मूड़ा गांव इलाके की है और मैं इस समय मूड़ा गांव के जंगल में मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कि किस तरह से ये हरे भरे जो पेड़ हैं इन पेड़ों की कटाई हो रही है। अभी कुछ मिनट पहले ये जो पेड़ है इस पेड़ को काटा गया है और लगातार जो कटाई का सिलसिला है वो चल रहा है। मेरे बाएं ओर की तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। ये देखिए आपको लाइन से जो कटे हुए पेड़ नजर आएंगे। ये सालों से पुराने पेड़ हैं और इन पेड़ों की यहाँ पे कटाई की जा रही है और कटाई का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। और ये देखिए कि ये जो पूरी प्रशासनिक टीम है वो इसमें लगी हुई है पेड़ कटाई में। और आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ये पूरा मामला जो है ये वास्तव में कोल ब्लॉक की जमीन है और कोल ब्लॉक आने के पहले पेड़ों की कटाई होनी है। लगभग 1500 पेड़ों का चिन्हांकन किया गया है जो इस प्रोजेक्ट के दायरे में आ रहे हैं और प्रशासन ने इन पेड़ों की कटाई की अनुमति दी है। लेकिन स्थानीय जो लोग हैं वो इसके विरोध में हैं। मूड़ा गांव के लोग लगातार इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। कुछ देर पहले जब टीम यहाँ पे आई थी कटाई के लिए तब लोगों ने जमकर विरोध किया। लगभग 40 से अधिक लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है इस मामले में, जिसमें स्थानीय जो विधायक हैं विद्यावती सिदार, इसके अलावा पूर्व विधायक सत्यानंद राठिया को भी पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है। इसके अलावा लगभग 40 से अधिक ग्रामीणों की गिरफ्तारी हुई है और चूंकि इसमें प्रशासन का कहना है कि कोल ब्लॉक के लिए जमीन आवंटित की गई है तो लिहाजा नियमानुसार इन पेड़ों की कटाई की अनुमति ली गई है और कटाई की जा रही है। लेकिन ग्रामीण जो है इस कटाई का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि सालों से इन पेड़ों का संरक्षण वो कर रहे हैं, लिहाजा इन पेड़ों को ना काटा जाए। फिलहाल इस मामले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नैनिहालों एवं गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि पोषण आहार में गुणवत्ता की कमी है और सड़े गले अनाज से पोषण आहार बनाया जा रहा है। पोषण आहार बनाने वाली फैक्ट्री पहाड़िया में हमारी टीम पहुंची। यहां के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान पोषण आहार में मिक्स करने वाला प्रोटीन पाउडर और विटामिन पाउडर नहर किनारे पड़ा हुआ मिला। पाउडर के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि सालों पहले पैकेट फेंके गए थे और यहां से गुजरने पर बदबू आती है। बता दें कि ये वही पाउडर है जिसे पोषण आहार तैयार किया जाता है। कलेक्टर ने मामले की जांच का भरोसा दिया है।
THR का प्लांट है वो पहाड़िया में संचालित है और जिला पंचायत उसका संचालन करता है। आपके द्वारा जो विषय संज्ञान में लाया जा रहा है तो मैं सीए जिला पंचायत को बोलती हूँ कि वो स्वयं जाए मौके पर और एक बार उसका विजिट भी करें और देखें कि जो पैरामीटर्स हैं, जो मापदंड हैं, जितना भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो किस प्रकार का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही जो फूड सेफ्टी की टीम है वो भी आज जाकर के वहां पर एक बार विजिट करें। सागर के अंबेडकर नगर वार्ड स्थित एक आंगनबाड़ी से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। बच्चों के लिए बनाए जाने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बच्चों के लिए बनाए जाने वाले दाल, चावल और सब्जी की गुणवत्ता इतनी खराब है कि उन्हें खाने के बाद एक स्वस्थ बच्चा बीमार पड़ जाए। आंगनबाड़ी केंद्र में करीब 30 बच्चे के नाम दर्ज हैं, जबकि समूह द्वारा केवल 3 या 4 बच्चों के लिए खाना पहुंचाने की बात सामने आई है। मामले में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। पदस्थ नहीं है और भर्ती की प्रक्रिया की जा रही है। सहायता के द्वारा चीजें संचालित किया जाता है। ये प्रथम दृष्टया देखने में आया कि सहायता की लापरवाही है, समूह की लापरवाही है। मैंने अभी परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया है कि इनके खिलाफ, समूह के खिलाफ और सहायता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। तो ऐसे मामले कहीं आते हैं तो उनमें सख्त कार्रवाई की जाए। पीडीएस दुकानों के जरिए हितग्राहियों को एक साथ 3 माह का राशन वितरण मामले में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही है। सरगुजा जिले में भी समय पर वितरण नहीं करने और चावल नहीं मिलने की शिकायतें तो आ ही रही हैं। साथ ही अब इस मामले में गड़बड़ियों की शिकायत भी आम हो गई है। नेमा ग्राम पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण शिकायत कराते हैं कि उन्हें 2 माह का चावल दिया जा रहा है और उनके कार्ड में 3 माह के चावल की एंट्री हो रही है। ये शिकायत गंभीर है। कलेक्टर ने खाद्य विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं। 2 महीने का चावल दे रहे हैं और 3 महीने का अंगूठा लगा रहे हैं, जबकि हर पंचायत में 3-3 माह का वो चीज़ वितरण हो रहा है, चावल वितरण हो रहा है। सरपंच के द्वारा जो कि ये सब किया जा रहा है, जो कि संचालित वही कर रहे हैं, तो उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण लोग आए थे, उनके द्वारा शिकायत किया गई कि ग्राम पंचायत द्वारा उचित मूल्य दुकान का संचालन किया जाता है। सरपंच द्वारा भी खाद्यान्न वितरण में अनियमितता किया जा रहा है, जिसकी जाँच कर कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया गया है। खबर मुरैना से है, जहां जिले के पोरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के बेड पर शराब पीते कुछ लोगों का वीडियो सामने आया है। लोगों का आरोप है कि प्रसूति वार्ड में वार्ड बॉय, पंचायत सचिव और अन्य लोग बैठकर शराब पी रहे थे। लोगों ने कहा कि अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से खराब हैं और अब ये शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है। मरीजों के बेड पर खुलेआम शराब परोसी जा रही है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों में डर और गुस्सा है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पर निगरानी में लापरवाही का आरोप लगाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे ड्यूटी के बाद। ऐसा कोई पदार्थ है जो आपत्तिजनक के पी रहे हैं तो उस पर जो वार्ड बॉय है उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई है और विभाग द्वारा जो छानबीन अगर हो के कार्रवाई, उसमें कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के कचनारी मोहल्ले में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर पिता ने तलाकशुदा पत्नी के बेटे को गोली मार दी। गोली लगने से बेटा आकाश पटेल गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोली चलाने वाले पिता हेम सिंह पटेल का अपनी पहली पत्नी से काफ़ी साल पहले तलाक हो चुका है और वो दूसरी शादी करने के बाद कचनारी इलाके में रहने लगा था। बुधवार देर रात पहली पत्नी का बेटा आकाश प्रॉपर्टी में हिस्से की बात करते हुए पिता के घर पहुंचा था, जहां दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद पिता ने अपने बेटे को गोली मार दी। ये कचनारी पटेल में आकाश पटेल का उसका कहना है कि उसके हाथ में उसके पिता ने गोली मार दी। प्रॉपर्टी संबंधी वाद विवाद था, अभी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर सतना से, जहां खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद में 2 आरोपियों ने मिलकर एक युवक की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान खड़ौरी निवासी मुनेंद्र सिंह के रूप में हुई है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोपियों की पहचान संपत कुशवाहा निवासी कंचनपुर और नंदकिशोर कुशवाहा निवासी खड़ौरी के रूप में हुई है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि दोनों पक्षों के बीच खेत की मेड़ पर बारी लगाने को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। भोपाल में नाबालिग युवती से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। जांच में खुलासा हुआ कि पीड़िता को जान पहचान की एक युवती ने पहले बीमारी का बहाना बनाकर अपने घर बुलाया और वहां उसे युवकों के हवाले कर दिया। आरोप है कि महिला ने अगले दिन एक फार्म हाउस में पूल पार्टी में ले जाकर पीड़िता को जूस में मिलाकर नशीला पदार्थ पिलाया। इसके बाद वहां भी उसका यौन शोषण हुआ।
मामले में 2 महिलाओं समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले 19 जून को फ्लैट में पीड़िता का रेप हुआ था और फिर उसके बाद 20 जून को पीड़िता का खजूरी सड़क इलाके के चॉइस विला नामक फार्म हाउस में नशे में रेप हुआ। आरोपियों में रिया यादव, इवेंट मैनेजर मुकेश बालचंदानी, कपिल नावेद खान, अनस माही, हनीफ शाह शामिल हैं। एक बच्ची है, पीड़ित बालिका हम उसको अब कहेंगे, कि वो नाबालिग बच्ची घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। जिसकी मिली है तो उसका मेडिकल कराया गया, उनकी काउंसलिंग कराई गई। उसके आधार पे हमें ये ज्ञात हुआ है कि उनके साथ कुछ लोगों ने गलत काम किया है और इसमें घर पे 7 आरोपी हैं इस प्रकरण में। उसमें से 7 में से 6 की अरेस्टिंग हो गई है। अभी एक अन्य महिला बाकी है और हम जल्दी उनको गिरफ्तार कर लेंगे। शाहजहांपुर में बर्थडे पार्टी के नाम पर एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया। महिला ने अपने एक सोशल मीडिया दोस्त और उसके एक साथी पर रेप का आरोप लगाया। शिकायत की गई कि दोनों आरोपियों ने 2 अलग-अलग जगहों पर महिला से दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत है। रिंकू, नरेंद्र और रामस्वरूप के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस जांच कर रही है। मेरखेड़ी के पास एक ढाबा पड़ता है, वहाँ पर हमने चाय वगैरह पी और वहाँ पे एक अन्य आरोपी ने युवती के साथ रेप करना बताया उसके द्वारा और अन्य व्यक्ति ने इसके वहाँ पर भी बलात्कार करने वाली बात बताई है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। हम आरोपी और भी तलाश की जा रही है। रायपुर स्थित प्रदेश के सबसे बड़े मेकारा अस्पताल में सुरक्षा ठेका लेने वाली कंपनी कॉल मी सर्विस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो गया है। अस्पताल से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें कंपनी का गार्ड बेसुध महिलाओं के कपड़ों के अंदर रखे पैसे और मोबाइल चोरी कर रहा है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने कपड़े के अंदर रखे 13,000 रुपये और मोबाइल चुरा लिया। हमारी टीम को 5 दिन से अस्पताल में चोरी की घटनाओं की जानकारी मिली। वहीं अधीक्षक संतोष सोनकर के मुताबिक कॉल मी सर्विस कंपनी को नोटिस दिया गया है। 10,000 पर्स में थी, गुलाबी कलर की मैं सीने में पर्स रखी थी। 10,000 रुपया था उसमें और 3,000 रुपया मैं वो अपने मोबाइल के कवर के पीछे रखी थी। ये अच्छा था कि मैं सीसीटीवी कैमरा के सामने ही सुई थी और वो गार्ड थे। तो नाइट में मेरा मोबाइल चोरी हुआ था, मोबाइल को लेकर चला गया था। उसके बाद पर्स काटने के लिए फिर आया तो यहाँ पर ब्लेड लगा है, ये देखो। थाने में शिकायत किए, गार्ड लोग को भी बोले। उसके बाद ढूंढने लगे, नहीं मिला तो फिर रोड किनारे पे भाग गया था। अब मेरा भाभी ने देखा तो दौड़ते गया, फिर वहीं से पकड़ के लाए, फिर थाने में दिया उन लोग को, चोर को। हाँ, मिल गया वापस? हाँ, मेरा मोबाइल वापस मिला। गंभीर घटना है और इसीलिए हमने तुरंत बोला कि एफआईआर करवाइए, जिससे कि जो भी संबंधित गार्ड हैं या जो भी ड्यूटी कर रहे हैं उनको ये डर होना चाहिए कि हम ड्यूटी करने के लिए आए, चोरी करने के लिए नहीं आए। और पुलिस कार्रवाई जितना मेरे से हो सकेगा और जितने मेरी तरफ से होगी वो मैं कार्रवाई करूँगा। खबर धमतरी से है, जहां 30 मार्च को पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में नया मोड़ आया है। मृतक दुर्गेश के परिजनों को आरटीआई से मिले दस्तावेजों से ये प्रमाणित हो रहा है कि मृतक की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी, जबकि पुलिस ने इलाज के दौरान मौत की जानकारी देते हुए पुलिस कस्टडी में मौत के आरोपों से इनकार किया था। खुलासा होने के बाद मृतक की पत्नी ने जिम्मेदार थाना प्रभारी, संलिप्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल 29 मार्च को राजनांदगांव निवासी दुर्गेश कठौलिया, इन्हें धान खरीदी में धोखाधड़ी के आरोप में अर्जुनी थाना पुलिस ने दुर्ग से गिरफ्तार किया और पुलिस अपने कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही थी। इसी दरमियानी दुर्गेश की तबीयत बिगड़ने पर पुलिस उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंची। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया था कि थाना प्रभारी सन्नी दुबे और पुलिसकर्मियों की पिटाई के चलते उसकी मौत हुई है। हंगामे को लेकर अब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को निलंबित भी कर दिया था। मेरे पति के जो हत्यारे हैं उसको सजा मिले, सन्नी दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उसको भागी लापरवाही के तहत करने उस मामले को दबाया जा रहा है। वो पावरफुल आदमी है, उसको बहुत पैसे वाले आदमी है, उसको कदम सब जगह सब तरफ से शासन प्रशासन तो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अकेली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। मैं कब तक कितना तक लगा, 3 महीने हो गए। पीएम रिपोर्ट मृत्यु प्रमाण पत्र तक नहीं दिया गया है मुझे अभी तक। परिजनों के क्योंकि मृतक के जो परिजन है उनको
दुख पहुंचा हुआ है और वो अपने हिसाब से चीज़ों को बता रहे हैं। अभी जुडिशियल जांच के पश्चात जो बातें सामने आ जाएंगी। निश्चित तौर पर जुडिशियल जांच की जा रही है, जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। जांच में जो भी पाया जाएगा उस हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। कोंडागांव सखी वन स्टॉप सेंटर से एक नाबालिग लापता हो गई है। नाबालिग के पिता के मुताबिक पहले बेटी के गायब होने पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 25 जून को पुलिस नाबालिग को बरामद कर रायपुर से कोंडागांव सखी सेंटर लेकर आई थी। पुलिस ने उनके लाख मिन्नत करने पर भी बेटी को उनके साथ घर नहीं भेजा। अगली सुबह जब वे बेटी को लेने पहुंचे तो उन्हें बताया कि लड़की सेंटर से भाग गई है। इसके बाद पिता ने नेशनल हाईवे 30 पर मुख्य चौकी पर तख्ती को लेकर विरोध जताया। 18 जून को शाम को 7 बजे मेरा बच्चा को गायब किया गया, अपहरण हुआ। उसके बाद हम कल लेके आए कैसी सोर्स से, तो मेरा बच्चा अभी तक मेरे रात को 2 बजे सखी सेंटर में हम सुपुर्दनामा किए। हम दोबारा में सखी सेंटर में जब उनका ड्यूटी है तो कहाँ बच्चा गया मेरा। हम उनके पूरे संरक्षण हम उनका संरक्षण कर रहे हैं, बशर्ते कि वो भागे बंद कुछ काट के भागेंगे तो आई डोंट नो। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जब तक कि वो यहाँ रहेगी। इस संबंध में यहाँ के जो सखी सेंटर के प्रभारी द्वारा FIR और सूचना भी पुलिस थाने में दी गई है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे, अगर किसी की लापरवाही चाहे वो विभागीय लापरवाही हो तो भी कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर जिले के खटवा बरदर में करोड़ों रुपए की लागत से बनी PM जनमन योजना की सड़क पहले ही बारिश में धुल गई और भ्रष्टाचार की पोल भी खुल गई। 1 महीने पहले ही सड़क का निर्माण हुआ था। निर्माण के दौरान ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, लेकिन ठेकेदार ने कोई बात किसी की सुनी नहीं। अब पहली बारिश में क्या हाल है सड़क का, ये आप देख ही रहे हैं तस्वीर में। ग्रामीण कह रहे हैं कि जब सड़क 1 माह नहीं चला तो 5 साल कैसे चलेगी। मामले में SDM ने कहा है कि शिकायत मिली है, जांच की जाएगी। गिट्टा डाल के और मिट्टी डाल के लोअर तलाते हैं तो कुछ टिकाई होती से। अभी 5 साल यहाँ चलना ही करो, साल भर में साल भी नहीं हुई है और ये टूट गई। अभी वर्तमान में ही ये सड़क बना है और ये जर्जर हो चुके हैं और इसमें रिपेयर की काम चल रही है। इसको देख करके अभी जांच टीम गठित कर जांच कराते हैं, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करेंगे। जगदलपुर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में भर्ती में गड़बड़ी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर अब विधायक और पूर्व विधायक आमने सामने आ चुके हैं। पूर्व विधायक संतोष पाफना ने भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत राज्यपाल से की है। आरोप लगाया कि व्यापक स्तर पर आर्थिक रोस्टर बदलना, आदिवासी छात्रों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखना, प्राध्यापकों के पद और वेतनमान के निर्धारण में गड़बड़ी की जो स्थिति है बड़ी गंभीर है और कुलपति के करवाए गए सभी कार्यों की जांच होनी चाहिए, ये भी कहा है। तथ्यात्मक आरोप लगे तो किसी तथ्य को लेकर, किसी विषय को लेकर कि अगर ये विषय है, अगर किसी प्रकार का आपको ऐसा प्रतीत होता है, कहीं से आपको इसकी जानकारी प्राप्त होती है तो उसके साथ बोले तो ज्यादा प्रासंगिक होगा। और यहाँ पर जो ये कुलपति है जो आर्थिक दृष्टि से जिसका लेन देन की भारी शिकायत आ रही है, ऐसे कुलपति के यहाँ पर एक बार जांच कराया जाए ताकि जो बस्तर में ऐसे जो लोग हैं पनप रहे हैं, ऐसे लोगों पे अंकुश और विराम लगाया जाए। न बेंच, न ब्लैक बोर्ड, न स्कूल भवन। यह स्थिति है मोहला ब्लॉक के बिरसिंह टोला गांव के एक स्कूल की। इस गांव में बीते 5 साल से बच्चे एक सामुदायिक भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। भवन के जर्जर होने की वजह से प्राथमिक शाला बिरसिंह टोला के 1ली से लेकर 5वीं तक की कक्षा के 17 बच्चे सामुदायिक भवन में पढ़ रहे हैं। नए भवन की मांग जिला शिक्षा अधिकारी समेत जिला प्रशासन से कई बार की जा चुकी है, पर अब तक भवन को लेकर कोई पहल नहीं हुई है। ऐसे में ग्रामीण अब चक्का जाम करने की बात कह रहे हैं। वहीं कलेक्टर ने जल्द ही इस पर पहल करने की बात कही है। हम लोग पढ़े बा बहुत दिक्कत होती, 1ली, 2री, 3री, 4री, 5वीं क्लास में एक क्लास सब जन एक क्लास में बैठ के पढ़ता। तो हम कई आवेदन दे चुके हैं लेकिन इसका कोई कार्यवाही सुनाई नहीं आ रही है। स्कूल का भवन जो है जर्जर हो गया है, इस कारण से यहाँ सामुदायिक भवन 5 साल से लगा रहे हैं और एक ही क्लास होने के कारण बहुत दिक्कत होता है। मैं DO के माध्यम से उसमें जानकारी मंगाऊंगी, क्या उस भवन में मरम्मत की आवश्यकता है या उस भवन को नए सिरे से बनाने की जरूरत है।
श्योपुर से 3 नाबालिग बच्चों के लापता होने का मामला सामने आया। दरअसल लापता बच्चों के ताऊ ने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाते हुए बताया कि उनके छोटे भाई का निधन करीब 12 साल पहले हो गया था। इसके बाद उसके 4 बच्चे मेरे पास रहते हैं, लेकिन 2 दिन पहले जब काम से घर लौटे तो 4 में से 3 बच्चे नहीं मिले। पूछताछ की आसपास, लेकिन कुछ पता चला नहीं। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। ताऊ ने आशंका जताई है कि कोई अज्ञात व्यक्ति तीनों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। बता दें कि 15 साल की पिंकी प्रजापति, 12 साल का सचिन, 8 साल की पार्वती लापता हैं। एफआईआर के बाद फुटेज के आधार पर तलाश की जा रही है। 16 साल की एक उसका भतीजा है, 12 साल का, एक 9 साल की छोटी भतीजी है। 3 बच्चे कल शाम को 4 बजे से गायब हैं। इसके संबंध में सूचना दी थी, इस पर से हमने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध मुकदमा कायम कर लिया है और पुलिस जाँच कर रही है और सर के जो रूट है उसके सब CCTV फुटेज निकाले जा रहे हैं, जल्दी उसको पता करें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में कचरा प्रबंधन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। जस्टिस GS अहलूवालिया ने ग्वालियर नगर निगम आयुक्त संगप्रिय को जमकर फटकार लगाई है। जस्टिस GS अहलूवालिया ने कहा है कि नगर निगम ने पूरे ग्वालियर को गंदा रखा है। साफ सफाई के नाम पर कुछ होता नहीं है। निगम आयुक्त को आदेशित किया है कि वे निगम के ऐप को जनता के लिए खोलें और जनता से सुझाव लें। अगली सुनवाई अगस्त को। माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका जो आज सुनवाई थी, जिस पर से मेरे द्वारा ऑब्जेक्शन लिया कि मुरार में 7 नंबर चौराहे पे कई कचरा 2-3 सालों से इकट्ठा है, जो कि मेरे द्वारा फोटोग्राफ्स पेश किए गए। तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नगर निगम कमिश्नर को कहा कि मौके पर आप जाएं। नगर निगम के वकील को बोला, मौके पर आए, आज निरीक्षण किया तो निरीक्षण के दौरान पाया कि वास्तव में कचरा है। घरों वाले आज नाराज है और ग्वालियर की स्वच्छता को लेकर न्यायालय ने ये कदम उठाया है और न्यायालय चाहता है कि ग्वालियर स्वच्छ रहे। जबलपुर हाईकोर्ट ने सतना के कोतवाली थाना प्रभारी राघवेंद्र द्विवेदी को अनोखी सजा दी है। नाबालिग से रेप के मामले में नोटिस तालीम न करवाने पर हाईकोर्ट ने थाना प्रभारी को फलदार पौधे लगाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि TI राघवेंद्र द्विवेदी को 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक सतना के चित्रकूट इलाके में न सिर्फ 1000 फलदार पौधे लगाने होंगे, बल्कि अगले 1 साल तक उनकी देखभाल करनी होगी। रोपे गए पौधों की फोटो और GPS लोकेशन की जानकारी भी कोर्ट में पेश करनी होगी। केस की अगली सुनवाई 16 सितंबर तय की गई है, जिसमें सतना SP को पौधों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। बता दें कि अक्टूबर 2021 में सतना कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में एक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। कोर्ट ने पीड़िता का पक्ष जानने के लिए सितंबर 2024 में नोटिस जारी किया, लेकिन सतना के कोतवाली थाना प्रभारी ने नोटिस तामील नहीं करवाई, जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी पाया। पौधारोपण की सजा TI साहब को मिली है। राघवेंद्र द्विवेदी करके TI हैं जो कोतवाली में, तो उनने कंप्लाइंस नहीं किया। वही 17/5 का जो ऑर्डर हुआ था अपने यहाँ से, तो उसमें 5000 की कॉस्ट और 1000 पेड़ लगाने के लिए है, जिसमें जामुन, गुआवा और आम और महुआ के उसका, और उसकी बाकायदे उनका जो भी पेड़ लगाएंगे उनकी सबकी GPS में पूरी रिपोर्ट यहाँ पे पेश करने के लिए अभी 16/9 में लिस्टेड है केस अपना। न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ और इसे सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे 1000 फलदार वृक्ष लगाने का निर्देश मिला है, जिससे मैं आमजन की सेवा कर सकूँगा, प्रकृति के प्रति कुछ अपना सेवा निर्वाह कर सकूँगा। छत्तीसगढ़ के करोड़ों के कथित शराब घोटाले में आरोपी कारोबारी विजय भाटिया को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। शराब कारोबारी ने अपने वकील के जरिए रिट याचिका लगाई थी। डिवीजन बेंच में गुरुवार को इस सुनवाई में कारोबारी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पक्ष रखा, जिसमें ACB पर बिना समन की याचिकाकर्ता विजय भाटिया को गिरफ्तार करने की बात रखी गई। आरोपी के खिलाफ FIR होने के बाद कार्रवाई में देरी को लेकर ACB के वकील सौरभ पांडे ने पक्ष रखा। जवाब में वकील ने कहा कि इस मामले में सबूत जुटाने के साथ करीब 300 गवाहों से पूछताछ की गई है। कहा गया है कि ED ने ACB को अभियुक्त से पूछताछ करने के बाद पहले उसे 31 मई 2025 को दोपहर में सौंपा और फिर 24 घंटे बाद रायपुर में 1 जून को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि UW ने विजय भाटिया को बीते 31 मई को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक उसके विदेश भागने से पहले ही गिरफ्तारी की गई। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनातनी के बीच कतर में फंसी उज्जैन की मनीषा भदौरिया सकुशल अपने घर लौट आई हैं। उनके सुरक्षित लौटने के बाद परिवार ने राहत की सांस ली। CM डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया। घर लौटने के बाद CM मोहन यादव से वीडियो कॉल पर बात भी की।
मनीषा भदौरिया 7 साल से कतर एयरलाइंस में काम कर रही थी। उज्जैन के अभिषेक नगर की वो रहने वाली हैं। उन्होंने बताया कि उनके घर के ऊपर से मिसाइलें गुजरती दिखती थी। कतर की बात वो कर रही हैं, जिससे डर का माहौल बना था। मनीषा के परिजन ने मुख्यमंत्री के जरिए मदद की गुहार लगाई थी और इसके बाद मनीषा के पति रजत भटनागर ने केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को भी ईमेल कर अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए निवेदन किया था। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ फैमिली के साथ आके, अब सेफ फील हो रहा है। वहाँ पे थोड़ा पैनिक का माहौल था क्योंकि ये सब चीज़ें हुई थी, सब लोग डरे हुए थे और भी जो क्रू थे, मेरे कलीग्स थे, सब लोग डरे हुए थे वहाँ पे। तो यहाँ फैमिली के साथ आके अब थोड़ा सेफ फील हो रहा है। थैंक्स टू मोदी जी, ऑफ कोर्स उन्होंने हमको ऐसा सीएम दिया और अमित शाह जी को भी जो उन्होंने हेल्प किया सब चीज़ें आगे बढ़ाने में। सो यस, थैंक यू। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर के सोयाबीन अनुसंधान केंद्र पहुंचे। उन्होंने खेत में खुद ट्रैक्टर चलाया। मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं नकली किसान नहीं हूं, ना ही सिर्फ कृषि मंत्री हूं, बल्कि असली किसान। मेरे हर रोम में किसान और हर सांस में खेती बसती है। शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में शुरू किए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान का जिक्र किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने वैज्ञानिकों और अधिकारियों को गांव में भेजा ताकि लैब में होने वाले प्रयोग जमीन पर उतरें और किसानों तक पहुंचें। कोशिश होगी इन किसान भाइयों के साथ मिलकर हम ऐसा रास्ता निकालें कि इससे हम उत्पादन बढ़ाएं, अच्छी किस्म का सोयाबीन पैदा करें और सोयाबीन के भंडार भर के तेल से भी भरपूर कर दें भारत को, ताकि विदेशों से ना मंगाना पड़े और किसानों की इनकम भी बढ़ जाए। इस सब पर आज चिंतन, मनन और मंथन के लिए हम लोग आए हुए हैं। इंदौर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक अनोखा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान खुद इंदौर में ट्रैक्टर चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और खेत के अंदर बुआई करते हुए नजर आ रहे हैं। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र में शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे और यहीं पर वे ट्रैक्टर चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खेत में कुछ बुआई करते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले भी कई बार शिवराज सिंह चौहान के इस तरह के वीडियो जो है सामने आ चुके हैं। इंदौर में जब वे यहाँ पर बीज अनुसंधान केंद्र पहुंचे थे तो इसी बीज अनुसंधान केंद्र में उन्होंने खुद ट्रैक्टर चलाकर सोयाबीन की बुआई के जो नए किस्म के बीज हैं उन्हें जानने का प्रयास किया है और किस तरह से सोयाबीन की बुआई जो है आसानी से की जा सकती है, किस तरह से ये बीज उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है, उसे जांचने के लिए खुद ट्रैक्टर पर सवार होकर पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पूरे खेत में जो है वो ट्रैक्टर चला रहे हैं और साथ में आसपास उनके स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं, सांसद जो हैं वो भी मौजूद हैं। बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर ट्रैक्टर चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये एक नई तस्वीर जो है इंदौर में शिवराज सिंह चौहान की नज़र आ रही है, जहाँ पर वे इस तरह से ट्रैक्टर को चला रहे हैं। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC24 इंदौर। इंदौर के छत्रीपुरा स्थित श्री लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर का इतिहास 75 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। ये मंदिर जगन्नाथ पुरी की तर्ज पर प्रभु वेंकटेश का ब्रह्मोत्सव और रथ यात्रा महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। 27 तारीख को जिस तरह पुरी में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, ठीक उसी तरह मध्य भारत की सबसे बड़ी यात्रा इंदौर के छत्रीपुरा के श्री लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर से भी निकलती है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। भगवान श्री वेंकटेश महाप्रभु का दिव्य उत्सव चल रहा है। परसों जगन्नाथपुरी के दिन यहाँ पर भी मध्य प्रदेश की प्रथम सबसे बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। लगभग 6 दशकों से भगवान श्री वेंकटेश प्रभु रथ पे आरूढ़ होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं और समस्त वैष्णवों को दर्शन देते हुए रात्रि को 1 बजे तक मंदिर पुनः पधारते हैं। छत्रीपुरा के लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। प्रभु की रथ यात्रा निकलने वाली, लेकिन उसके पहले तैयारियां कैसी है वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप देखेंगे काफ़ी मनमोहक श्रृंगार जो है वो मंदिर के भीतर किया गया है, लेकिन उसके पहले बाहर कैसी तैयारियां हैं वो आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, जो आपको वेंकटेश भगवान जो है उनका मंदिर का ये मुख्य द्वार आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये ठीक इसके पीछे की ओर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो जो मुख्य द्वार है, जहाँ से सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए, प्रभु जी के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, उसे कुछ इस तरीके से सजाया गया है। कुछ इस तरीके की तैयारियां जो हैं
वो यहाँ पर की गई हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मुख्य द्वार मंदिर का है और फिर आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ। 6 दशकों से ज़्यादा पुरानी परंपरा जो है, प्राचीन परंपरा यहाँ की है और बड़ी संख्या में लोग जो है वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और माहौल आप देखिए मंदिर का, आपको काफ़ी उत्साह वाला माहौल जो है यहाँ पर नज़र आएगा। देखिए सामने जो मनमोहक पर्दा लगाया गया है, भगवान के जो तिलक है उसका ये खूबसूरत एक यहाँ पे लोग दर्शन करते हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मंदिर का मुख्य द्वार है और उसके ऊपर ये जो एक सुंदर सी लटकन लगाई गई है, ये काफ़ी मनमोहक लटकन यहाँ पर आपको नज़र आएगी कि किस तरीके से एक अच्छा प्रभु जी के दर्शन के पहले लोग यहाँ जब पहुँच रहे हैं तो कितना अच्छा एक आकर्षक श्रृंगार जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मंदिर गर्भ के दर्शन हम आपको अलग से कराएंगे, लेकिन उसके पहले आपको हमने मंदिर में किस प्रकार की साज सज्जा है, तैयारियां किस तरीके से की जा रही हैं, लाइट्स सज्जा कैसी की गई है, वो तमाम सारी तैयारियों का हमने यहाँ पर जायजा लिया, आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दी है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, इंदौर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।